हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे माइनर टेस्ट वन के क्वेश्चन। देखो, एक पूर्णांक है, उसके वर्गों का योग होता है। तो एक वर्ग जैसे कि हम दो संख्या ले ले कोई भी, ठीक है। ये दो है, अगर इसका स्क्वायर हम कर दें, दो का स्क्वायर कितना होता है? चार। तो चार में हम दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा। तो ये क्या है? एक सदिश। तो मतलब क्या प्राप्त होती है हमको? हमेशा एक है ना, सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। फिर देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। जो वास्तविक संख्या है ना, परिमेय हो सकती है, वो अपरिमेय हो सकती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम पी बटा क्यू के अंदर, पी बटा क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर बराबर के में क्या होगा? जीरो तो नहीं होगा। अपरिमेय क्या होती है? जिसे पाई वगैरह ये क्या होती है? अपरिमेय हो जाती है। और पाई देखो अपरिमेय लिखा हुआ है, ये सही है। फिर इसमें लिखा है 43 बटा दो की पावर चार गुणा पांच पांच की पावर तीन, दशमलव के चार स्थानों के बाद शांत हो जाती है। मतलब इसमें ये बोला शांत हो जाती है। देखो, हम इसको चार की पावर तीन, तो ये है, इसको मतलब पांच का गुणज लेंगे इसमें, है ना। तो हमने क्या किया? टू, ये तो था ही, ये 43, ये तो अब हमारी मूल संख्या थी, ठीक है, इतनी। अब इसमें हमने मतलब पांच का गुणज कर दिया इसमें, तो 43, ठीक है। 43 गुणा पांच हो जाएगा। फिर टू की पावर फोर इंटू पांच गुणा तीन, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? 10 गुणा बनता है। तो क्या हुआ? 10 इंटू पांच बराबर टू गुणा पांच बराबर 215 बटे 14 की पावर चार। तो 215 बटे कितना हो जाएगा? 1000। उसका आंसर क्या है? 1000। तो ये आता क्या है? मतलब 0.000215। तो इसका आंसर होता है, मतलब ये सही बोल रहा है ये। फिर देखो, 0.17 प्लस 0.34 देखो ये क्या बोला है इसने? 0.17 9 प्लस 0.3441, इनके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब जिस पर भी बार लगा हुआ है उसको मूल संख्या से घटा दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो मूल संख्या लिखेंगे हमारी 17 5 9, और इसमें से बार नहीं लगा हुआ, उस जिस इसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और बट्टा में कितना है? जिन संख्या के ऊपर बार है ना, उतनी बार हम 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 लिखेंगे, और उतना ही क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, ठीक है। प्लस में क्या जाता है? प्लस में आ जाती है हमारी ये वाली संख्या 30 41, ठीक है। अब बार वाली संख्या किस बार किस पे नहीं है? इस पे, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, 30 को घटा देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा बार कितने पर है? दो पर। अब जितनी बार बार होगा उतना ही हम इस पे जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 1759 में से 17 जाते हैं तो क्या बच जाते हैं? 1759 में से 17 घटाएंगे हम, तो बच जाते हैं 1742, ठीक है। और ये आ जाता है 99 0 0, ठीक है। फिर बाद के अंदर 341 में से 30 जाता है तो क्या बचता है? 311 बचता है। क्या बचेगा? 311 बचेगा, 3011 बचेगा, सॉरी। और बट्टा में वही संख्या आ जाएगी 99 0 0। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आ जाता है हमारा? 47 53। फिर ठीक है, इसमें ये दोनों कॉमन है, तो इसका इसमें भाग दे देंगे 99 0 0। तो आ जाएगा क्या हमारा? 17 53 बटा में 99 0 0, ठीक है। फिर देखो, यदि m एक सम संख्या है तो m स्क्वायर माइनस वन गुणन करें तो दो कर्मिक संख्या है। तो इसमें क्या आता है? एक सेकंड। अब देखो इसमें क्या बोला है? यदि यदि m एक सम संख्या है तो m
स्क्वायर माइनस वन का गुणनफल है। तो इसमें हमेशा हमेशा हमको क्या लिखना है कि मतलब ये सवाल जैसे करना, कोई भी सम संख्या लेनी है हमको, ठीक है, जिसमें हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। फिर जो भी देखो प्लस करने पे क्या आएगा, 3 आएगा, और माइनस करने पे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 3 गुणा 1 बराबर 3, तो ये क्या आती है, विषम संख्या आती है। तो मतलब इसका आंसर ये होगा, विषम संख्याओं का योग होता है हमेशा। दूसरा और देखें हम, जैसे कि 4 ले ले, ठीक है। अब 4 में एक पहले तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, और 15 क्या है, एक विषम संख्या है। और देखो अब इसमें m एक सम संख्या है, तो m2 - 1 गुणन संख्या विषम संख्याओं का योग होगा, ठीक है। फिर देखो ये क्या बोल रहा है, 0.11 बार प्लस 0.2 बार, ठीक है, गुणा में 3, ये बराबर है, ठीक है, बराबर है 3 गुणा के। तो हम क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। अब घटाना तो है नहीं क्योंकि जीरो 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 के आगे कोई संख्या है नहीं, कोट में लिखा हो 11 गुणा और 22/99, ठीक है, और ये आ जाता है इंटू में 3 आ जाता है, ठीक है। फिर बराबर हम टोटल कर देते हैं इसका, है ना। तो कितना हो जाता है, 33/99। इसको हम 3 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये तो एक हो जाएगा, ठीक है, एक एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/3 गुणा 3, और ये 3 से 3 फिर से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर देखो संख्या 2√3 है, तो देखो जहां पर भी रूट आ जाता है ना, रूट वाली जो भी संख्या आ जाती है वो कैसे होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये देखो √3 क्या है, √23 है, क्या है, √23 है, √25 225 है, ये किसका होता है, 15 का रूट होता है। 0.3796 और √7 संख्याओं में से अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसका, देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनमें p/q, जहाँ q बराबर जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब √23 है, इसका कोई मतलब है ही नहीं नंबर, और √7 है, वो भी एक मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। अब रूट क्या होता है, ये 225 जो है वो किसका है, 15 का स्क्वायर है। अगर हम इसको स्क्वायर कटाएंगे तो रूट अच्छा जाएगा, यह जाएगा 15। अब 15 में हम क्या जोड़ देंगे, 0.3796, तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। फिर देखो दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है उसका जो योग है वो क्या हो सकता है, परि भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। अपरिमेय का क्या होता है, परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। लेकिन अब हम इनको जोड़े तो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अपरिमेय क्या हो सकती है, अपरिमेय क्या हो सकती है, एक परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है थर्ड, एक शून्यतर परिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी एकदम सही बात है। क्या है, शून्यतर शून्यतर परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, क्या है, शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका जो गुणनफल है, क्या है, गुणनफल, वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। देखो शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है।
फिर देखो किसी रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित किया जाता है। तो एक मतलब ये क्या होती है, वास्तविक संख्या लाइन होती है, मतलब किसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है ये। फिर देखो हम इनको सीक्वेंस वाइज लिखाना बताना था। तो देखो इसमें पाई है ना, पाई जो है, ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। और रूट 3 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान होता है 1.772 होता है, ठीक है। और रूट 2 का मान कितना होता है, 1.44 होता है। कितना होता है, 1.44 होता है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा पाई आएगा, ठीक है। फिर 2 आएगा, ठीक है। फिर रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट 3 कितना है, 1.7 है। फिर आ जाएगा रूट 2 आएगा। फिर बाद में आ जाएगा 1। फिर इनका नंबर 1 से ज्यादा है। फिर देखो जून से सितंबर माह तक 90 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो कहाँ होती है, देखो ये आ जाती है हमारी, हम राजस्थान का मैप देखें तो ये हमारा मैप, ये आ जाती है अरावली रेखा, ठीक है। अरावली रेखा जो है, मतलब अरावली जो है, मतलब ये अरावली है, ठीक है हमारी। और अरावली जो 25 सेंटीमीटर से राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान, ठीक है। अब पश्चिमी राजस्थान को फिर से जो 25 सेमी रेखा है वो दो में डिवाइड कर देती है, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। शुष्क वाले में जो वर्षा होती है ना, 10 सेंटीमीटर होती है। और अर्ध शुष्क वाले में होती है 20 से 40 होती है, ठीक है। फिर बाद में ये अरावली के इधर हम देखें तो इधर जो वापिस हो रहा जाता है, इधर मतलब क्या आ जाता है, ये वाला जो रीजन है, ये आ जाता है हमारा आर्द्र वाला, जहाँ पे 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उपाद्र वाला, आदर वाला, ठीक है, उपादर वाला जहाँ पे कितनी होती है, 40 से 60 होती है। फिर जाता है हमारा पूर्व वाला, पूर्व के अंदर क्या होती है, 60 से 80 होती है, ठीक है। फिर ये जो हमारा मतलब ये आ जाता है ना, दक्षिणी पूर्वी पठार वाला रीजन, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, 80 से जयपुर के अंदर कितनी होगी, 60 से 80 होगी। कितनी होगी, 60 से 80। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन आ जाता है, सिरोही आ जाता है, उदयपुर आ जाता है, और जयपुर आ जाता है, अलवर आ जाता है। कौन कौन, सिरोही, उदयपुर, जयपुर, अलवर। हमने किया 60 से 80। फिर आता है भीलवाड़ा के अंदर कितनी हो जाती है, 60 से 80। भीलवाड़ा के अंदर भी 60 से 80 होती है, भीलवाड़ा कोम के अंदर। फिर देखो जालवाड़ा, झालावाड़, प्रताप धौलपुर, प्रताप प्रताप भरतपुर और धौलपुर और सवाई माधोपुर, इनके अंदर तो 60 से 80 होती है। लेकिन अब हमको पूछा है 90 सेंटीमीटर से अधिक पूछा है, यानी कि लगभग 90 से ज्यादा, यानी कि 100 के आसपास। तो वहां पे कौन कौन आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा ना, सिरोही बांसवाड़ा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, दक्षिण वाड़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो हमको बात करनी है, क्वेश्चन क्या है, तो ये देखो, कोपेन के राजस्थान के जलवायु ये क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो अब कोपेन ने क्या मतलब डिवाइड किया, इसने मतलब 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। कितना था, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड करा था। पहले तो उसने BW, ठीक है, और फिर बोला था BS, बस। फिर मैंने तो अपनी ट्री से याद किया, मैं इसको बी बोलती हूँ, इसको बस बोलती हूँ, इसको सी बोलती हूँ, इसको बोलती हूँ आ गई। ऐसे बोलती हूँ बानू बस से आ गई, बानू बस से आ गई। तो जो बानू वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क उष्ण उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। कोपेन का आधार क्या था, मतलब जलवायु उसने माना था कोपेन ने, और इसका आधार था बृहस्पति और वर्षा थी। और इसमें जो बानू वाला रह गया था ना, बानू कहाँ रहती है, बीकानेर में रहती है, ठीक है। और ये कैसा रीजन होता है, ये शुष्क है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसलमेर आ गया। और इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। मैं उष्ण कटिबंधीय नहीं बोलती हूँ, उक बोलती हूँ बस, शुष्क जलवायु है। फिर बाद में जाता है बस कहाँ लगती है, बस हमारी लगती है
मतलब अर्ध शुष्क वाले में उक अर्ध शुष्क वाले में लगती है। और ये मतलब इसका जो प्रतिनिधित्व वो जो जिला होता है ना वो कौन सा होता है, नागौर होता है। और यहाँ पे वनस्पति कैसी होती है, यहाँ पे वनस्पति होती है स्टेपी तुल्य वनस्पति होती है। फिर देखो सी, बस से, बस से तो यहाँ पे आ जाता है हमारा मतलब उपाद्र वाला रीजन आ जाता है ये। सबसे बड़ा जलवायु जो बस बस आती है ना, मतलब वो रोड पे चलती है तो रोड बहुत लंबी होती है, ठीक है, बस से। तो ये कौन सा है, सबसे बड़ा जलवायु रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक तो आ जाता है उपादर, उपादर के अंदर अलवाई अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, ठीक है, और उदयपुर आ जाता है, ठीक है। फिर देखो बाद के अंदर आ जाता है हमारा ये लास्ट वाला आ गई वाला में आ जाता है हमारा प्रतिनिधित्व जो जिला होता है ना, इसका होता है प्रतिनिधित्व जिला कौन सा, टोंक होता है। और इसका हो जाता है बांसवाड़ा हो जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, यहाँ पे आ जाती है एक तो जलवायु प्रदेश, ठीक है। और सवाना तुल्य वनस्पति होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, सवाना, सवाना तुल्य वनस्पति होती है यहाँ पे। और इसमें कौन सा जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है, ये सारे के सारे रीजन आ जाते हैं इसमें। फिर देखो अर्ध शुष्क बोल रहा है ये, अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु किसमें आती है। देखो जो बालू है वो कहाँ पे रहती है, शुष्क में रहती है, ठीक है। और सी वाला कैसा था, वो उपाद्र वाला था, ठीक है। सी वाला कैसा था, उपाद्र वाला था। इसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे, जयपुर आ जाता है, खेतल की जरा आ जाते हैं, अजमेर आ जाते हैं, ये सारे रीजन आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा जो बस वाला आ जाता है, बस में बस वाला रीजन, तो ये आ जाता है अर्ध शुष्क वाला। इसका प्रतिनिधित्व जिला कौन सा था, नागौर था, ठीक है। इसमें कौन आ जाता है, चूरू, चूरू पाली नागौर। और वनस्पति कैसी थी, स्टेपी तुल्य वनस्पति थी, ठीक है। ब्यावरे टोंक है, राजसमंद, ये वाला आ जाता है टोंक वाला, जो कौन सा आ जाता है हमारा मतलब सी वाला आ जाता है टोंक, जो है जिसके टोंक किसमें आ जाता है, सी वाले में आता है, ठीक है। अब देखो 2011 की जनगणना हमको ग्रामीण साक्षरता बताना है, तो ग्रामीण की कितनी है, 61.4% है ग्रामीण की। अगर हम राजस्थान की साक्षरता देखें तो 2011 में कितनी थी, 61.11, ठीक है। और मतलब सबसे ये निकटतम जिला कौन सा है इसका, जो कि है करौली, जिसमें कि कितनी थी, करौली कितनी थी, करौली की 66.2, ठीक है। और 2001 में कितनी थी, 60.4, तो वृद्धि हुई, मतलब वृद्धि हुई ना, 6 अंकों की कुल मिला के वृद्धि हो गई, ठीक है। और इसका स्थान कौन सा है, मतलब भारत के अंदर वो है 26वां। अब सर्वाधिक मतलब जहाँ पे 75+ थी, 75 के समथिंग थी, जैसे जयपुर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, ठीक है, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर जिसके अंदर 75+ थी। और अगर हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम में कौन सी थी, सी, परवा, परभा जासी, परभा जासी मैंने न्यूनतम वाला देखा था ये, ठीक है। और अगर हम पुरुष की अगर देखें हम, तो पुरुष की कितनी थी, 79 थी, पुरुष की कितनी थी, 79। सर्वाधिक कहाँ पे थी, झुंझुनू में थी। और न्यूनतम कहाँ पे थी, प्रतापगढ़ में थी। और अगर हम महिला की बात करें, महिला की कितनी थी, 52.11। सर्वाधिक कहाँ पे, कोटा के अंदर, ठीक है। न्यूनतम कहाँ पे, जालौर के अंदर, ठीक है। पुरुष ज्यादा कहाँ मिलेंगे, झुंझुनू के अंदर, कम कहाँ मिलेंगे, और कम कहाँ मिलेंगे, प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है। और अब अगर हम, ये तो हमने साक्षरता की बात कर ली, अब ग्रामीण और शहरी की बात करते हैं। तो ग्रामीण की अगर हम देखें तो ग्रामीण में कितने थे, 61.4। उसमें सर्वाधिक कौन सा था, झुंझुनू, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा है, झुंझुनू। और न्यूनतम कौन सा है, सिरोही। और अगर शहरी की बात करें, शहरी की कितनी आ जाती है, 79.7%। इसमें भी सर्वाधिक वो कौन सा था, उदयपुर था। और न्यूनतम कौन सा आ जाता है, जालोर आ जाता है, नागौर आ जाता है।
फिर देखो जनघनत्व है, सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें हम तो जनघनत्व धौलपुर का था। देखो 2011 में कितना था, 200 था। 2001 में कितना था, 165 था। तो कुल मिला के वृद्धि हुई। ठीक है, अब नजदीकी जिला था ना 2011 के अंदर, वो कौन सा था, सिरोही थी, प्योंग थी। 135 अंकों की वृद्धि हुई थी, 196 थी। और सर अवयवादी की जनगणना तो हमको देखना है जबड़ा। जबड़ा का मतलब जयपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है। अब एक और मतलब इसमें और ऐड हो गया है। ठीक है, दौसा तो था ही, जयपुर, जयपुर है, भरतपुर है, भरतपुर है, और दौसा है, अलवर है। अब इसमें एक और ऐड हो गया है, कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, अब न्यूनतम की अगर बात करें हम, सर्वाधिक तो क्या है, जबड़ा, यानी कि जयपुर है जबड़ा। न्यूनतम कौन सा है इसके अंदर, JBBC, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। जैसलमेर की कितनी है, 17, और बीकानेर की कितनी है, 18, बाड़मेर की कितनी है, 92, और चूरू की कितनी है, 147। ठीक है, फिर देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमको। जनसंख्या, जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, जनसंख्या कितनी थी, ये जनसंख्या थी, मतलब कितनी थी, 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437। कितनी थी, 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437। अगर इसको परसेंट में देखें हम तो कितना है, भारत का कितना है, 5.66%। और विश्व का देखें तो कितनी जनसंख्या रहती है, 1% जनसंख्या रहती है। कुल स्थान अगर देखें हम तो कितना है, 8वां है, जून 2 जून 2014। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हुआ, मतलब पहले 2011 की बात करें तो 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश था ना वो तेलंगाना से अलग हो गया था। तो इसका फायदा किसने उठा लिया, राजस्थान ने उठा लिया, और वो आ गया 7वां नंबर पर। और इसकी जो जनसंख्या की जो ठीक है ना, वो कौन सी है, जेजानु। कैसी है, जेजानु। जेजानु का मतलब है जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है, उदयपुर है। ठीक है, फिर देखो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर होता ना हमको, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो हम इसको अब देखें, दक्षिणी अक्षांश देखें तो कितना होता है, 233, ये जाता है 3012। और यहाँ पे आ जाता है हमारा धौलपुर। धौलपुर के अंदर कौन सा है हमारा, हाँ, कटरा गांव है। और ये इधर आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर भी कुछ गांव आता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। अक्षांश का विस्तार कितना है, मतलब 233 से 30,312। मैंने ये से याद कर रखा है, 233 से मुझे याद रहता है कि ये यहाँ पे दक्षिण में, और 30 12 से याद रहता है कि ये ऊपर है। ये है बोरकुंडा, बाल बांसवाड़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है कोटा आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है भीलवाड़ा, फिर आ जाता है लोधी, फिर आ जाता है दीव। ठीक है, दीव आ जाता है। तो इसके हिसाब से मतलब अब और कमर कर्म क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा कोटा आएगा, फिर फिर आएगा हमारा भीलवाड़ा आएगा नंबर 2 पे, फिर कलौदी आएगा, और फिर दीव आएगा। फिर देखो राजस्थान के किन जिलों में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो हम देखो राजस्थान मृदा का जो आधुनिक वर्गीकरण है ना, वो USDA ने, मतलब जो यूएसए ने 5 भागों में बांटा था। देखो सबसे पहले तो थी एरिडी सोल्स, एरिडी, फिर थी एंटी सोल्स। ये दोनों कौन सी थी, एक तो थी एरिडी, एक थी एंटी, एक थी इंसेप्टी, एक थी अल्फी, एक थी वर्दी सोल।
कौन सी? ऑलरेडी थी, आंटी थी, मैंने तो छतरी की आग बना के की थी। ऑलरेडी, ठीक है, आंटी, ऑलरेडी आंटी इन, फिर अलिफ की वर्दी, ऐसे याद की थी मैंने। ऑलरेडी आंटी, ऑलरेडी आंटी इन, ऑलरेडी आंटी अंदर, अलिफ की वर्दी। ठीक है, तो ऑलरेडी के अंदर आ जाती है हमारी शुष्क वाली। ये कौन सी थी? शुष्क। ठीक है, ये थी अर्ध शुष्क। ठीक है, ये थी आर्द्र। ठीक है, और अलिफ थी उपाद्र। शुष्क, अशुष्क, आर्द्र, उपाद्र, और ये थी अति आर्द्र। ठीक है, तो ये आ जाती है अलिफ वाले वाली वाले में, मतलब ये आ जाते हैं पूर्वी जिले आ जाते हैं। कौन से? जैसे कि जयपुर आ जाता है, जयपुर है, ये सब आ जाते हैं। और अलवर, भरतपुर, ये वाले आ जाते हैं, मतलब पूर्वी जिले आ जाते हैं ये। फिर देखो इसमें मतलब शिखर की आकृति कैसी थी, तो वो कैसी थी, मतलब शिखर की मतलब अर्धचंद्राकार आकृति है वो शिखर की है। फिर देखो अनुदैर्ध्य बालों का स्कोप नहीं है। देखो जो सीप है ना, वो नहीं है। ठीक है, अब ये बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। इनकी आकृति कैसे होती है? हाई पिन के समान होती है, और ये क्या है, संपूर्ण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे रेखीय बालू का। देखो जो अनुदैर्ध्य के बालू का स्तूप है ना, उनको हम क्या कहते हैं? अनु रेखीय भी बोलते हैं और अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, और इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? मतलब हेयर पिन के समान होती है। फिर देखो जो सीप है ना, वो गोरखान है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक बालेरी चूड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी आकृति ना से सीप के जैसे जैसे होती है इसमें। फिर देखो राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम को और हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम की ओर देखिए हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठार, जो दो में डिवाइडर है। कौन सा? एक तो हाड़ौती का, और एक विजयन सागर। देखो ये ज्यादा और ज्यादा इधर जा रहा है। फिर आ जाता है हमारा दक्षिण पूर्वी पठार। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार आ जाता है नंबर 2 पे, और 3 पे आ जाता है हमारा अरावली आ जाता है। ठीक है, अरावली आ जाता है। ठीक है, अब अरावली क्या करती है? 50 सेंटीमीटर से दो भागों में डिवाइड कर देती है पश्चिमी राजस्थान को, एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंदर फिर आ जाता है हमारा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के अंदर आ जाता है हमारा, मतलब 4 चीजें आ जाती है। अंतर प्रवाह एक तो आ जाता है, मतलब गग्गर नदी, एक शेखावटी अंतर प्रवाह है, एक आ जाता है नागौर भूमि, एक लूणी, एक शीत। फिर थे पर्वतीय रेतीले प्रदेश। अब वो जो मतलब पर्वत जो पूरा ये तो था 25 अर्ध शुष्क के अंदर, तो गग्गर था, शेखावटी था, नागौर उच्च भूमि बेसिन। ठीक है, फिर लोणी बेसिन, और फिर बाद में रहता है हमारा शुष्क वाला। तो जो शुष्क वाला है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। पश्चिमी राजस्थान शुष्क वाले के अंदर आ जाता है बालू का मुक्त क्षेत्र, तो कितना 41.5, और बालू का कितने में था? 58.5 के अंदर था। फिर देखो अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित निम्न में से कौन सा असत्य है? ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसका विस्तार देखें हम। तो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसिंह हिल्स दिल्ली तक है ये। कहां से? पालनपुर, पालनपुर गुजरात से रायसीना
रायसीना दिल्ली तक है, लेकिन अगर हम राजस्थान और इसकी ऊंचाई मतलब मीटर कितना है, 692 किलोमीटर है। उसी तरह अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान की अगर बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, ख से ख तक। क्या आएगी, ख से ख तक, यानी कि खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। और राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 550, टोटल कितनी है, 692। 550 यानी कि 99% राजस्थान में ही है ये हमारे। ठीक है, अब देखते हैं। तो राजस्थान में लगभग दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर वितरित है। ठीक है, ये तो सही, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम यह आ जाती है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से। फिर है ये मतलब प्राचीन वलित पर्वतमाला श्रेणी की में भी आती है ये। और इसका जो काल है ना, प्री कैम्ब्रियन है। कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, यानी कि 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। और इसकी औसत ऊंचाई देखे वर्तमान में कैसी है, ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। और इसकी औसत ऊंचाई दिखे तो 850 नहीं है, 930 है। कितनी है, 930 है। और इसमें देख जैसे कि तांबा, जस्ता, सीसा जैसे धातुएं खनिज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमको ये बता दिया है, सबको मिलान करनी है। देखो जो लीलागढ़ है ना, ये कितनी है, इसकी ऊंचाई 874 है। और ये कहाँ पे है, हमारे अलवर के अंदर है। और ऋषिकेश जो है ना, वो कहाँ पे है, ये इसकी जो ऊंचाई मीटर पे है ना, ऋषिकेश इसकी है 1017। और ये हमारा है सिरोही के अंदर। फिर देखो जो टोडगढ़ है ना, टोडगढ़ इसको मोरारजी और गौरमजी बोलते हैं। और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है हमारे अजमेर के अंदर है। और बिलाली जो है, सॉरी बिलाली जो थे ना, वो थी हमारे अलवर के अंदर। बिल्लाली कौन सी है, अलवर के अंदर है। लीलागढ़ कहाँ पे है, जो 874 पे है, जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में है। लीलागढ़ 874। फिर देखो दक्षिण पूर्वी पठार भौगोलिक प्रदेश का विभाजन नहीं है, ये चेकिंग में आई। फिर देखो इसमें ये बोला कि दक्षिणी पूर्वी भौगोलिक जो पठार है ना, जो मतलब ये राजस्थान का अगर मैं मैप देखूं, तो मतलब ये जो इधर वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर कौन कौन नहीं आता है, देखो इसके अंदर मतलब क्या आते हैं, दो चीजें आती है। एक तो आती है विजयन करवाले का का पठार आता है, दक्षिण पूर्वी पठार भौगोलिक के अंदर दो चीजें आ जाती है। एक तो क्या जाती है, हमारी दक्षिण पूर्वी भौगोलिक प्रदेश का विभाजन। तो इसमें एक तो जाता है विजयन करवाल, एक होता है हाड़ौती का पठार। ठीक है, और हाड़ौती के पठार के अंदर क्या जाता है, ऊपर ऊपर माइल का पठार भी आ जाता है। ठीक है, शाहबाद उच्च भूमि। देखो अब हम बनास बेसिन को अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मालपुरा करौली का मैदान, जिसका ये हेरोन महोदय ने तरक्की है, पेरी प्लेन और उपजाऊ भाग। ठीक है, और दूसरा रहता है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का ना, इसमें जो रहते हैं टीले नुमा पिंड मात्र मैदान होते हैं, जैसे कि दे, डेढ़ गांव, ये जो दग जगदन मैदान है ना, वो आ जाता है हमारा झालावाड़ के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड। फिर देखो अब हमको कथनों पे विचार करना, पूछा क्या है इसके आधार पर मर्दा पता नहीं है हमको। देखो इस मर्दा में पोटास कैल्शियम वो लो मात्रा में, मतलब जिसके अंदर क्या है, पोटास पोटास है, कैल्शियम है और लोहा पर्याप्त मात्रा में। इस मर्दा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी मोश को ज्यादा टाइम तक ही अपने अंदर ले सकती है। इसका विस्तार है वो मतलब कहाँ से है, दक्षिण से पूर्वी पठार तक है, यानी दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि हाड़ौती है। अब हाड़ौती में पहले पे रखा हुआ है कि कौन सी होती है, एक काली होती है। फिर बाद में हमको बताना है कि इसमें कौन सी है, तो मध्यम काली मिट्टी आ जाएगी। लाल बमी मृदा जो है ना, वो कहाँ पाई जाती है, धूपपुर और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्या है, इसके अंदर आता है, माही बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, फिर देखो इसमें सत्य नहीं है, वो देखना है हमको। मध्यम यह देखो सीकर खंडेला मंडरेला झुंझुनू सबसे लंबी जो है, मतलब कांतली नदी है। ठीक है, जो शिखर खंडेला से स्टार्ट होती है और मंडरेला झुंझुनू के अंदर क्या होती है, सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है,
ये क्या है, आंतरिक प्रभाव में पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए आंतरिक प्रभाव की दृष्टि से देखें हम तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह मध्यम मध्यम ऊंचाई वालों का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। ठीक है, यह प्रदेश में अंतर प्रवाह जल क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत झुंझुनू सीकर चूरू जिला और नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है। वागड़ जो है डूंगरपुर वाकड़ा को बोलते हैं। माही बेसिन वाला जो है, लाल लोमी वाला जो है, इसको वागड़ बेसिन बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो 2001 से 11 तक सबसे कम सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो जिलों का सही युग्म है। अब देखो जनसंख्या की वृद्धि देखिए हम तो कितनी है, 21.3 जनसंख्या की वृद्धि देखें। और 2001 में कितनी थी, 28.41 थी। ठीक है, कितनी थी, 28.41 थी। तो कमी कितनी हुई, 7.10 की कमी हुई है। ठीक है, कितनी की कमी हुई, 7.10 की कमी हुई। ठीक है, अब न्यूनतम देखो हमको कहाँ जाना है, गंगानगर जाना है, फिर झुंझुनू जाना है, फिर पाली जाना है। ठीक है, और सर्वाधिक के लिए क्या था, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर जाना है, झुंझुनू जाना है, फिर पाली चले जाना है, सीधा ही घूम के। तो उसमें क्या जाएगा, गज गज गजब, इसमें सबसे कम आ जाएगी। और सर्वाधिक किसमें, इसमें जैसलमेर है। जोधपुर के अंदर कितनी है, 23.4 है। बाड़मेर है, जैसलमेर और बाड़मेर के कितनी है, 31.8 और 32.6। फिर आ सकते हैं अपन देखना हमको मध्य माही बेसिन के बीच में। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, माही सोम जाखल नदियों के द्वारा है। जो माही है ना, वो किस किस से मिलकर बनाया है इसके अंदर, माही बेसिन, इसके अंदर माही सोम और जाखल नदियों द्वारा बनता है। ठीक है, तो इस औसत ऊंचाई कितनी है, 500 से 600 मीटर है। ये क्या कहते हैं, तो शायद 500 से 600 मीटर नहीं है, 200 से 400 मीटर है। ठीक है, जिसका विस्तार कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ व सिरोही है, चित्तौड़गढ़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। छप्पन का मैदान ये इस रेसिंग का हिस्सा है। ठीक है, जो छप्पन का मैदान है ना, वो इस मैदान का हिस्सा है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 26 छप्पन गांवों का समूह पाया जाता है। ठीक है, और एक है ना जो प्रतापगढ़ आ जाता है ना, उसके अंदर हमको क्या मिलता है, कांठल का मैदान भी मिलता है। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के सामान्य तिथि अनुसार सही क्रम है। तो राजस्थान में आता है वो जून के अंदर आता है। कहाँ से आता है, डूंगरपुर से आता है, बांस भीलवाड़ा और अजमेर तक जाता है। कहाँ से, डूंगरपुर भीलवाड़ा अजमेर तक चला जाता है। फिर देखो राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांश निगोज में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के, जिसे हम क्या कहते हैं, वागड़ प्रदेश में बोलते हैं, उसमें लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, और जो पर्वतीय मृदा थी वो कहाँ पे है, उदयपुर कोटा के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर कोटा के अंदर है। और सलूम्बर, ठीक है, उदयपुर कोटा मतलब पहले किस पर्वतीय कहाँ पे थी, उदयपुर कोटा में थी। लेकिन 2025 में किसको, सलूम्बर को भी इंक्लूड कर लिया गया। और नवीन भूरी मृदा जो है ना, वो कहाँ पाई जाएगी, ब्यावर में पाली जाएगी, सॉरी भीलवाड़ा के अंदर, ब्यावर के अंदर और अजमेर के अंदर। ठीक है, फिर देखो इसमें क्वेश्चन है 27, एक सेकेंड। फिर देखो हमको कथनों पर विचार करना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत भारतीय रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। हाँ ये तो बात तो सही है, इनको राज्य अड़कने भी बोलते हैं। डलहौजी ने कब किया था, 1857 के अंदर किया था। और 1848 से लेके 56 तक ये करता ही गया। ठीक है, कब से कब तक, 1848 से लेके 1856 तक ये करता ही गया। तो इसने उपनाम क्या क्या दिए थे इसके, गौर निषेध नीति, लेफ्ट थ्योरी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी बोलते हैं इसमें, सतारा। ठीक है, सतारा को इसने मतलब 1848 के अंदर छीन लिया था। ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और इसका राजा था वहाँ पे प्रसाद था, जो तुरंत दिखा दिया। फिर देखो दूसरा था जेतपुरा। जेतपुरा जो है ओडिशा के अंदर है, इसके राजा था खैत सिंह।
जेतपुरा कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर खेत सिंह, और संबलपुर जो है नारायण केस के राजा। ठीक है, इन दोनों को देखो, जेतपुरा को तो उसने लिया 49 के अंदर लिया, ठीक है, और 50 के अंदर उसने संबलपुर को ले लिया। ठीक है, और 56 के अंदर फिर ना जो 50 के अंदर फिर बाद में इसने मतलब 49 के अंदर उसने जेतपुरा को लिया था, 50 में इसने संबलपुर को लिया था, राजा था नारायण। ठीक है, और 50 में ही फिर इसने वापिस बघाट को भी ले लिया था, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर एक सेकंड, फिर 50 के अंदर किसको लिया इसने, बघाट को, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर उदयपुर को लिया इसने 5वें नंबर पे, कहाँ पे, ये 52, छत्तीसगढ़ को ले लिया, उदयपुर जो है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है, वो वाला, इसने इसको 52 के अंदर ले लिया। ठीक है, फिर इसने लिया नागपुर को, छठा नागपुर। ठीक है, नागपुर को ले लिया इसने, कब, 54 के अंदर लिया इसने, 54 के अंदर लिया, उसका राजा था रणजीत द्वितीय। झांसी को ले लिया इसने 1854 के अंदर, जिसके राजा था गंगाधर राव। अब देखो, अब 1856 के अंदर कौन आया, कनिंग आया। कनिंग ने ना, मतलब ये जो दोनों थी ना, मतलब ये उड़ीसा वाली जो दोनों थी, जेतपुरा और संबलपुर, इनको उन्होंने वापस लौटा लिया था। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरा कथन क्या था, डलहौजी से पूर्व ईआईसी कंपनी ने सूरत, कोलावा जैसी रियासतों का विलय गौ निषेध के आधार पर किया था। हाँ, मतलब मांडवी को उन्होंने लिया था, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर, 39 के अंदर उन्होंने ले लिया था। फिर 40 के अंदर उसने ले लिया, जालौन को ले लिया, जो कि कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। सूरत को उसने ले लिया था 42 के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर है। और 40 के अंदर इसने लिया कोलावा को, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, फिर देखो 1857 के विभिन्न जगहों पर हुए विद्रोह का इंतकाल करवाने का व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमको सबसे पहले देखो 12 मई 1857 को दिल्ली एक ऊपर किया था उन्होंने, उसका राजा था बहादुर शाह जफर, और वक्त था उसका सेनापति था। 4 जून को लिया उसने अवध। ठीक है, इलाहाबाद 5 जून को, इलाहाबाद को लिया था उन्होंने। देखो, कानपुर को लिया उन्होंने 5 जून को, और 6 जून को लिया इलाहाबाद। ठीक है, फिर झांसी को लिया उन्होंने, झांसी को लिया 4 जून को। 400 में विद्रोह हुआ था 4 जून को, बुंदेलखंड में हुआ था जून 1857 में, और खान बहादुर था इसका व्यक्ति, वो था, राजा थे। ठीक है, फिर जो अहमदुल्ला फैजाबाद के अंदर किया था मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 में, फैजाबाद के अंदर। तो CDAB लक्ष्मीबाई 4 जून, कानपुर के अंदर 5 जून, फैजाबाद के अंदर इनकी डेट मेंशन नहीं है। CDAB जो 1857। फिर देखो, दिल्ली पर हुए 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन बताना होगा। ठीक है, मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार किया नहीं। देखो, विद्रोह जो था ना, मतलब बटालियन तो जो थी 20वीं पैदल बटालियन थी, और इन्होंने 12 मई को अधिकार किया था। फिर देखो, बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा कर सभी वर्गों के सहयोग का आह्वान किया था। ये बात भी सही है। इसमें देखो, जो बहादुर शाह था ना, बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा कर वर्गों के वर्गों से सहयोग आह्वान किया था। और इसमें ना, मतलब आजमगढ़ की घोषणा की बहादुर शाह ने तब 25 अगस्त 1857 को। फिर ना, इस विद्रोह में निकलसन जो था ना, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह पर न्यायाधीश हेरियर की अध्यक्षता में लाल किले पर मौत मुकदमा चला। वो इसमें क्या हुई, निकलसन की मौत हो गई थी, लेकिन जो बहादुर शाह थे ना, उनका जो मतलब न्यायाधीश हेरियर, जो हेरियर है ना, उसने अध्यक्षता की, और लाल किले में इसके ऊपर मुकदमा चलाया।
फिर देखो 1857 की क्रांति और नेतृत्व का सही सम्मिलित है। देखो जो ना मांडला के अंदर थी अवंतीबाई थी, जो कि किसकी थी, राजगढ़ की रानी थी, और उसने खेड़ी की लड़ाई लड़ी थी। और ये कहाँ की थी, एमपी की थी। राजगढ़ की रानी थी, उसने खेड़ी की लड़ाई लड़ी थी मांडला क्षेत्र से। असम से आए थे दीवान मणिराम दत्त, मेवात से आए थे सतुर्जुन का, उड़ीसा से अरुणागिरी नहीं आए थे, सुरेंद्र शाह व उज्जवल शाह आए थे। फिर देखो 27 जून 1857 को सतीचौरा पर 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मार डाला। इस सतीचौरा घाट का संबंध विश्व विद्रोह से। मतलब क्या हुआ 27 जून को, क्या हुआ 40 अंग्रेजी सतीचौरा पर क्या हुआ, 40 अंग्रेजी खड़े थे और उनको मतलब ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मार डाला था। तो ये जो सतीचौरा है ना वो कहाँ पे था हमारा, वो हमारा कानपुर के अंदर था। और कानपुर के अंदर कभी स्टार्ट हुआ था विद्रोह, 5 जून का हुआ था। तो इसका मतलब नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। ठीक है। और जो हमारा बेगम महल है ना, जो अवध जो है उसने 4 जून को करा था, जिसे हम महत्तरी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अवध जो है 1857 की क्रांति सर्वाधिक सैनिक बंगाल आर्मी की पौधशाला, मतलब अवध अवध ने कब किया था, 4 जून को किया था। तो उसमें मतलब सर्वाधिक सैनिक थी बंगाल की आर्मी थी 4 जून को। और बगरम हजरत हजरत मेहर के नाम से भी उसे जानते हो, महत्तरी के नाम से भी जानते हैं। और इलाहाबाद में इलाहाबाद अली थे, उसने 6 जून को किया। बरेली के अंदर 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है। और देखो यहाँ पे ना मतलब एक नोट याद रखने बात योग्य बात भी, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए थे। मतलब उसने क्या किया कि भड़का दो हिंदू और मुसलमानों को, उसके लिए उसने क्या किया, 50,000 रुपए भी खर्च करे थे। फिर देखो 1870 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों पे ये किसका कथन है, ये था लाला लाजपत राय का था। फिर इसके बाद में ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।